देखो, गवर्नमेंट को अगर मार्केट में पैसे डालने हो या पैसे निकालने हो तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट? जैसे मान लो क्या होता है, गवर्नमेंट ना लोन लेती है। मैंने तुमको क्या बताया हुआ है, 1 साल से ऊपर का जो लोन होता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। क्या कहते हैं? और 1 साल से कम का जो होता है उसे क्या कहते हैं? बिल। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट जो बॉन्ड होता है ना उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। इसको गिल्ट बॉन्ड भी कहते हैं। मान लो किसी कारण इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पैसे की कमी हो, कैश क्रंच है, आरबीआई तो नोट और छाप सकता है और प्रिंट कर सकता है, मगर वो करेक्ट तरीका नहीं होता। तो मार्केट में और पैसा पंप इन करना हो और पैसे डालने हो या पैसे निकालने हो, क्या कर सकता है? जैसे मान लो जब नोटबंदी हुई थी, डिनोमिनेशन खींच लिए गए थे, बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। अब अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक उस पैसे को लोन में डाल देगा। बैंक को तो लोन देने में पैसा है और तो बैंक को फायदा किसी चीज़ में नहीं है, तो बैंक देखेगा भी नहीं कस्टमर बेस कैसा है। ऐसा ना करे तो आरबीआई ने पैसा बैंक से ले लिया, ऐसा कैसे पैसा ले लेगा? आरबीआई क्या करेगा, एक काम करो, तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो। अगर आरबीआई से बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो आरबीआई के पास पैसे आ गए, बैंक के पास वो प्रूफ आ गया कि हाँ भाई मैंने इनको पैसे दे रखे हैं। बैंक को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। आरबीआई को क्या मिला? आरबीआई को उसने मार्केट से पैसा खींच लिया, तो कैश इन हैंड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। अगर हर किसी के पास ही पैसा है तो बाजार में लोग, और मेरे पास भी पैसा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो सप्लायर जो है उसका प्राइस बढ़ा देगा, महंगाई हो जाएगी। और अगर आरबीआई को मार्केट में पैसे डालने हो तो क्या करेगा? बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको खरीद लेगा, उनसे खरीदेगा और बदले में वो क्या देगा? पैसे करेगा। बैंक्स के पास पैसे आ गए, बैंक उसको लोन देंगे। बैंक जब लोन देंगे, लोगों के पास जेब में पैसा होगा, लोग चीजें खरीदेंगे। जैसे अभी जीएसटी पे रेट कम किया सरकार ने, उसका कारण क्या था? चीजें सस्ती हो जाएंगी, चीजें को सस्ती हो जाएंगी तो लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो और मैन्युफैक्चर कर पाएंगी कि लोगों की डिमांड है, तब तो सप्लाई बढ़ पाएगा। तो ये तरीके, इसको क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है करेंसी कंट्रोल करने के लिए, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है दीक्षा देना। दीक्षा देने का मतलब ये होता है, कोई इंसान है, छोटा बच्चा है या कोई भी इंसान है, वो अगर मॉन्क बनना चाहता हो, दीन दुनिया छोड़ना चाहता हो, नन बनना चाहता हो, उस प्रैक्टिस को कहते हैं दीक्षा देना। या मुझे इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो सब कुछ त्याग करके मॉन्क या नन बनना चाहता हूँ। तो इसकी उम्र क्या होनी चाहिए? रिसेंटली देखा गया, एक 7 साल की लड़की ने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। उसके फादर ने कहा भी उम्र ही क्या है? मॉन्क नन ने इन्फ्लुएंस करा, बच्चा मान गया। क्या छोटा बच्चा उतना डेवलप हो चुका होता है तो अपने फैसले खुद ले सके? लीगली देखा जाए 18 साल तक तो बच्चे के सारे फैसले पेरेंट्स ले रहे होते हैं। तो कोर्ट में उसके पेरेंट्स गए कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को ये अलाउ किया जाए। अब जो जैन मॉन्क्स हैं वो कहते हैं आप उसकी ग्रोथ रोक रहे हो, मगर कोई तो लीगल होना चाहिए ना। उसमें क्या होता है, शुरुआत ऐसे करने के लिए कि मैं एक प्रोसेस में पढ़ चुका हूँ, अपने बाल खुद खींचे जाते हैं। ठीक है, कि वो एक सिंबल होता है, उस चीज़ को कहते हैं केश लोचन, बाल केश लोचन कहते हैं उस चीज़ को। और अगर कोई बड़ा आदमी होता है तो अपने धन दौलत सारा दान कर देता है कि मेरा अब कुछ नहीं रह गया, इस समाज में मटेरियलिस्टिकली में बिल्कुल भी कुछ नहीं होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, तो लीगली ये बात पूरा कही गई है क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक सब कुछ त्याग की तरफ जाना, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। तो बच्चों के लिए तो कोई कंसेंट वाला होना चाहिए ना, इसमें पेरेंट्स को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉक ने इन्फ्लुएंस करा बच्चा ही मॉक बन गया। तो ये इशू अभी चल रहा है। इसी को एक और इशू डिस्कस करते हैं, संलेखना। कई बार क्या होता है, जैन लोगों में जब मरना होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, मैंने अपने समाज के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, अब मैं संसार को त्यागना चाहता हूँ।
अपने आप अपनी कॉन्शियस विल से इंसान खाना पीना शुरू हो जाए और अपनी डेथ का वेट करता है। मुझे तो सुसाइड हुआ एक किस्म से, और इंडिया में सुसाइड तो अलाउड है ही नहीं। ये भी एक प्रैक्टिस है। वो लोग कहते हैं हमारे धर्म में, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। ठीक है। रिसेंटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 75 ईयर्स पूरे हुए। ठीक है, तो इसका रिलेवेंस देख लेते हैं। 1920 में एम.एन. रॉय ताशकंद में थे, उज्बेकिस्तान में। तब जो भी कम्युनिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड का हुआ करता था, ठीक है, उनका मीटिंग हुई थी, उसे कॉमिंटर्न कहते हैं। उस मीटिंग में एम.एन. रॉय ने इंडिया के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टार्ट करा था। ये तो है एक वर्जन इसके स्टार्ट का। दूसरे लोग कहते हैं 1925 में कानपुर में, इंडिया में इसका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो फॉरेन सॉइल 1920 और इंडियन सॉइल में कानपुर में 1925 में। ये दो थ्योरी है इसके बर्थ पे। जब इंडिया में ये आया, क्योंकि देखो 1919 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये आइडिया बहुत चला था। और जब 1929 में ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना सारी की सारी गिर गई थी, उस समय रशियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी और इसकी स्प्रिंग भी पब्लिक वेलफेयर है, इनइक्वालिटी को हटाना है। तो ये आइडिया इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को लुभाया था। ठीक है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखा जाए तो कभी ये कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस कभी खिलाफ थे। ठीक है ना, तो अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन भी ब्रिटिश के साथ थे, तो हम तो उनके खिलाफ थे, ब्रिटिश के खिलाफ थे। तो सीपीआई ने फिर कुछ इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा। उसके बाद इंडिया में अगर देखा जाए, जब इलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम 1951-52 में, तो जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जो हैदराबाद का सेशन इंडिया में हुआ था, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट का काफ़ी रोल था। जिन जिन स्टेट्स में सबसे पहले सरकार जो बनी थी कम्युनिस्ट सरकार इंडिया में, केरला में बनी थी। आज भी केरला में कम्युनिस्ट सरकार ही। 30 साल तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार थी, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पर लैंड रिफॉर्म अच्छे से हुए, वहाँ पे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ से लेकर गरीब लोगों को ज़मीनें दी गई हैं, तो बेनिफिशियल तो रहा। और देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जैसे कुछ हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आइडियाज़ कम्युनिज्म के लिए गए। जैसे हमारी जो प्रियम्बल है वो बोलता है इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी ये बात बोलता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा स्कीम है वो इस चीज़ पर चलती है। फिर हमारी प्लान इकोनॉमी 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, वो भी सोवियत मॉडल पे, कम्युनिस्ट मॉडल पे हुआ करते थे। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएसयू जिसको बोलते हैं, वो भी कम्युनिस्ट मॉडल हो जाता है। इंडिया पे कम्युनिज्म का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव रहा। ठीक है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया में वोट शेयर काफ़ी कम हो चुका है, जो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हुआ करती थी अब वो नहीं है। ठीक है, और आप देखो कम्युनिज्म जो दुनिया में देखा जाए आजकल कोई भी प्योरली कम्युनिस्ट कंट्री तो है ही नहीं। तो क्या कम्युनिज्म का इंडिया में कुछ रोल रह गए, कुछ ग्रोथ रह गई है? नहीं, क्योंकि देखो आजकल जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती हैं सबकी मोरलेस आइडियोलॉजी सेम होती है। और कम्युनिज्म जो है पहले हुआ करता था कि एक ही पार्टी हुआ करती है, जैसे रशिया में एक पार्टी, चाइना में एक पार्टी। ठीक है, पर इंडिया में कम्युनिज्म ने डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया था। क्या आज इनका कुछ रोल रह गया है? देखो हमें बात पता है इंडिया में इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो इनइक्वालिटी दूर करने के लिए अभी भी ये कम्युनिस्ट आइडिया तो चलता है। आज भी देखा जाए जब कोविड आया था तो एमजी नरेगा ये स्कीम थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारी फूड रेंज दी गई थी। तो पब्लिक वेलफेयर जो एस्पेक्ट है वो इंडिया में बहुत मेन रोल करता ही करता है। पॉवर्टी इंडिया से गई तो है नहीं अभी। तो ये सब बातें देखते हुए जो सोशल वेलफेयर वाला एस्पेक्ट है वो तो गया नहीं इंडिया से। भले ही हम कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, मगर ये सब आइडियल्स को बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब लोगों की कोई सेम क्षमता नहीं है, सरकार को मेन रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पोल्यूशन के साथ
क्या आम आदमी इससे लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कारीगर है? तो भले कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एज अ वोट बैंक देखा जाए वो कम हो चुका है, मगर कम्युनिस्ट आइडियाज जो है इंडिया से हटाए जा सकते नहीं है। अभी पॉलिटिकल बात चलती है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिज्म शब्द हटा देना चाहिए, सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए, मगर ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया को एक अलग पहचान देते हैं। रिलीजियस हेट, ऑनलाइन हेट, ये देखा जाए इन सब के टाइम पे जिसके पास, मतलब देखो, रिच और गरीब से पैसे नहीं देखा जाए, बाकी अलग टर्म को देखा जाए, ये डिवाइड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये कम्युनिस्ट मीडिया थोड़ी और कंट्रोल करते हैं। वो अलग बात है कि हम बोल सकते हैं कि अब सब कुछ सरकार ना करे, पब्लिक सेक्टर कंपनी ना करे, मगर सरकार का रोल ऐसा तो है नहीं कम हो गया। अभी भी सरकार की तो और ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड जब आया था वैक्सीन के लिए, पहले पेड सरकार को फ्री में देना पड़ा। तो इंडिया से जो सरकार का रोल है वो कम तो नहीं हुआ है। तो मतलब इस पार्टी को अपने आप को उस तरीके से अलाइन करना चाहिए, है ना। एक बार दीव की लोकेशन देख लेते हैं। लेफ्ट में प्रेजेंट लोकेशन है दीव की, जो गुजरात में लाई करता है। राइट में देखते हैं जब यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड किया करते थे तो दीव की क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, वो उनके ट्रेड रूट पे आया करता था। अब देख सकते हो दीव से सबसे आसान है नॉर्दर्न इंडिया में यूरोपियंस के लिए ट्रेड कर पाना। दीव की बात करते हैं। दीव, पता दमन एंड दीव कहाँ पर है? दीव गुजरात में, ठीक है। दीव किसके कंट्रोल में था? पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। इंडिया ने पोर्चुगीज से दीव कैसे लिया? अभी 19 दिसंबर को वो डे था जिस दिन हमने पोर्चुगीज से दीव को वापस अपने कंट्रोल में लिया था, ठीक है। सबसे पहले इंडिया पे कंट्रोल करने कौन आया था? पोर्चुगीज। दीव गुजरात में। तो अगर देखा जाए उसकी पोजीशन इसलिए जरूरी थी, जो भी सामान आएगा इंडिया में गुजरात से ऊपर नॉर्थ इंडिया में आ सकता है। जैसे इन्होंने सबसे पहले जब पोर्चुगीज आए थे, इन्होंने कैलीकट में अपना बेस बनाया था। कैलीकट में वास्को ड गामा जो आया था वो कैलीकट में आया था, केरला में कोझिकोड हो गया। फिर उन्होंने गोवा पे कंट्रोल करना शुरू करा, गोवा को कैप्चर करा, फिर उन्होंने गुजरात को बनाया। अब देखो जितना ऊपर जाओगे उतना आसान है नॉर्थ तक जा पाना, ठीक है। तो दीव कंट्रोल में आया इनके। दीव कंट्रोल में कैसे आया? सबसे पहले ना गुजरात का जो राजा था उसको हुमायूं ने तंग करना शुरू करा था, तो उसने हेल्प ली पोर्चुगीज की कि आप मेरे को इससे बचाओ, ठीक है। मगर बाद में पोर्चुगीज बैक ट्रैक कर गए, उन्होंने अपना जो है वादा निभाया नहीं। गुजरात के राजा को शिप में बुलाया, आओ बात करते हैं आपसे। उस राजा को वहां मार दिया और इनके कंट्रोल में आ गया। पोर्चुगीज का शुरू से ये मन था कि इंडिया को कैप्चर करना है, और इनकी नेवल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, समुद्र पे इनकी शिप की पावर बहुत ज़्यादा थी। कोई भी शिप अगर इनको टैक्स दिए बिना इंडियन ओशन में सामान लेकर आएगा तो उसको पनिश होता था। इसको कहते थे कार्टर सिस्टम। तो अगर आपका शिप पोर्चुगीज को पैसे नहीं दे रहा तो क्या करते थे? आपका सारा का सामान डुबा देते थे या चोरी कर लेते थे, जब तक इनकी स्ट्रेंथ थी। मगर बाद में जब इन्होंने बॉम्बे जो है गिफ्ट कर दिया था दहेज में ब्रिटिश को, तब इनका एरिया से गोवा तक कंफाइन रह गया था इनका, ठीक है। अब जब इंडिया से फ्रेंच चले गए, ब्रिटिश चले गए, तो इनको भी जाना चाहिए। ये लोग तो गए नहीं। फाइनली क्या हुआ? हमारी ना एक पैसेंजर शिप थी जो पास करी थी दीव के पास से, पोर्चुगीज ने उस पर अटैक कर दिया। इस चीज से पूरे इंडिया में खलबली मच गई थी कि एक तो वैसे इंडिपेंडेंस दे रहे हो, तो जब गोवा में ऑपरेशन विजय हुआ था उसी के साथ साथ दीव पे भी अटैक किया गया था। दीव के एयर स्ट्रिप पे और नेवल एरिया पे हमने अटैक करा। तो दीव कैसे कंकर किया हमने? मिलिट्री रूप से हमने कंकर करा। उसके बाद 1961 में जाकर दिसंबर 18 को दीव हमने इनसे कंट्रोल में ले लिया। दे वर द फर्स्ट टू कम, पोर्चुगीज, एंड दे वर द लास्ट टू लीव, ठीक है। उनकी यहाँ टेंडेंसी वैसी थी कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, हमें अपने लोग यहाँ पे बढ़ाने हैं। ब्रिटिश कभी भी हमारे इंडियंस के साथ मैरी नहीं करते थे, पोर्चुगीज मैरी करते थे,
उनको इंडिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाना था उनका, ठीक है। यूएस डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, जैसे यूएस ने अलास्का जो है रशिया से खरीदा था, ठीक है। पहले अलास्का रशिया के कंट्रोल में था, यूएसए ने खरीद लिया था उसको। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना जो आर्कटिक वो आर्कटिक सी है, आर्कटिक पूरा रीजन जो है वो पहले बर्फ से जमा हुआ होता था, धीरे धीरे करके वो मेल्ट कर रहे हैं। जो ऊपर नॉर्थ का पूरा पैसेज है ना, वो धीरे धीरे खुल जाएगा। जो वो पैसेज खुलेगा, सदियों से एनिमल्स जो वहाँ प्लांट लाइफ तो मारा पड़ा था, जो नीचे उसका एरिया रिसोर्सेज दबे पड़े हैं वो खुल जाएंगे। तो क्या उस रिसोर्सेज की फाइट होगी कि नहीं होगी? उस रिसोर्सेज की फाइट होगी। रशिया उस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, इवन चाइना उस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। तो आर्कटिक रीजन पे बेटर कंट्रोल के लिए यूएसए जो है उस एरिया को खरीदना चाहता है। उसके बाद आजकल हमको पता है कि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अंडर सी जो मिनरल्स हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए, फिशिंग ग्राउंड करने के लिए, रशिया पे बेटर नज़र रखने के लिए यूएसए जो है वो डेनमार्क से इस एरिया को खरीदना चाहता है और बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है। जैसे अभी ग्रीनलैंड के लिए स्पेशली अपने डिप्लोमेटिक काउंसिल खोल दिया, अपना एक एम्बेसडर डेनमार्क में होगा ना, अलग से ग्रीनलैंड के लिए लगाना चाहता है। और ऐसे खुलेआम किसी कंट्री को बोलना कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं, वो तो उसकी सिक्योरिटी पे एक शक करने वाली बात है, अपना कब्जा करने वाली बात है। डेनमार्क इस चीज़ को पसंद नहीं करता है और इंटरनेशनली इसको एक वॉर ही मानेगा, किसी पे कब्जा करना, ये अटैक किया किसी पे, ठीक है। और ट्रम्प के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि देखा जाए ऐसे कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते वहाँ पे, डेनमार्क के लिए कोई इशू नहीं उस चीज़ का, मगर जो ज़मीन मेरे पास है तो है, वो क्यों मैंने किसी को दे दूँ आपके भले के लिए, और वो पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये खुलेआम थ्रेट है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है एक सूफी सेंट थे। इंडिया में सूफीज़म की शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही करी, ठीक है। जब बैटल ऑफ तराइन हुई थी, किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद घोरी जब था, ठीक है ना, और ये अपना पृथ्वीराज चौहान था, इनके साथ जब हुई थी 1192 में, तभी इंडिया आए थे, ठीक है। ये फाइनली सेटल हुए थे अजमेर में, इनकी दरगाह है अजमेर में और उसको माना जाता है अक्रॉस द रीजन। इंडिया में सब लोग उस दरगाह पर जाते हैं, ठीक है। अकबर भी जाता था, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, उस एरिया की काफ़ी मान्यता मानी जाती है। इंडिया में जो हिंदू और मुसलमान के उसमें कहते हैं ना बैरियर तोड़ने का काम इन्होंने किया था। इनकी दरगाह में कोई धर्म, किसी भी धर्म का इंसान, किसी भी जाति का इंसान अलाउड होता था, ठीक है ना। और ये बहुत लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम फॉलो करते थे, ठीक है। अब जहाँ ये रहते थे उसे खमका कहते हैं, ठीक है। उनकी खमका अजमेर में हुआ करती थी, वहाँ पे स्पिरिचुअल लर्निंग होती थी, मतलब रिलीजियस डिबेट होती थी और लोगों को भला भी करते थे, ठीक है। इसलिए इनको ना गरीब नवाज कहते थे कि गरीब लोगों का भला करने वाले को कहते थे। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, डिसाइपल्स हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे खासकर दिल्ली वाले एरिया में आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिनके लिए कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है। उसके बाद बाबा फरीद, ठीक है। फिर निज़ामुद्दीन औलिया है, ये सब इनके भक्त थे। इन्हीं के नाम पे फिर चिश्ती सिलसिला चालू हुआ था। चिश्ती सिलसिला वो था जिसको ताकत से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लिया था। जैसे नक्शबंदी और सूराबंदी जो सिलसिला था, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते थे। चिश्ती सिलसिला वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये सिर्फ धर्म रिलेटेड थे, लोगों को भला करने में लगे हुए थे, है ना। जो कवाली का कंसेप्ट है वो इनके इस सिलसिले में, चिश्ती सिलसिले से काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है ना। ये लोगों के बीच में सुलह कुल, मतलब यूनिवर्सल पीस की बात करते थे, सब इक्वल है, सब में भगवान है और समाज में प्यार होना चाहिए, ठीक है। और एक ही मोटिव था कि लव टुवर्ड्स गॉड, ठीक है। और देखा जाए जैसे अकबर है, शाहजहाँ है, मोहम्मद बिन तुगलक है, वो लोग भी काफ़ी उनकी दरगाह को काफ़ी माना करा करते थे,